लास्ट क्लास हम लोगों की बीच में थोड़ी सी अटक गई थी, वहीं से हम हमारे साउंड वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो खैर हम लोगों की बातचीत जो आखिरी क्लास में इस बच्चे के बारे में चल रही थी, जो कि इस ऑब्जेक्ट को जेंटली एक पर्टिकुलर लकड़ी से मार रहा है। और मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था कि बचपन में जब स्कूल टीचर्स हम लोगों को हाथ में मारते थे तो हमें ऐसा लगता था यार कि वो हमें मार रहे हैं, बट रियलिटी में जब वो हमें मार रहे होते थे तो जो स्टिक उन्होंने पकड़ के रखी है उस स्टिक से उनके भी हथेलियों को लगती थी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो उसका जो सेंसेशन होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, वो हमारे पाम्स में हमें फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्यों उस लड़के को अपने हाथों पे जब वो उस डंडी को पकड़ रहा है और उसको ऐसे मार रहा है तो उसको साउंड तो सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे वाइब्रेशंस फील होते हैं, उसे उसके अपने हाथों में कुछ फीलिंग आती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब वो लड़का उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मारता है तो उस ऑब्जेक्ट को मारने की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट किए। वो वाइब्रेशंस ट्रैवल होते हुए उस लड़के के हाथ तक गए क्योंकि हाथ उसके कांटेक्ट में और नियर बाय था, और देयरफॉर उसको ये वाइब्रेशंस क्या हुए, फील हुए। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे उस लड़के को क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं, फील होते हैं। तो बेसिकली जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, जैसे मान लेते हैं बांसुरी है, फूंक मारने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे फूंक मारने से, जैसे मान के चलो एक बार ट्राई करके देखना, आप किसी को कहना कि यार मेरे कान में फूंक मारे, बहुत गंदा सा लगता है। ठीक है, क्यों? जब वो इंसान आपके कान में फूंक मारता है तो ऐसा लगता है कि आपके कानों के अंदर कुछ हो गया, हलचल सी फील होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो फूंक मारी गई तो उस फूंक से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। वो वाइब्रेशंस आपके कान की सरफेस को हिट करते हैं और आपको फीलिंग आती है। डन। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को मतलब एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट हो या फिर स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट हो, लाइक गिटार, सितार, वीणा, या फिर कोई मेम्ब्रेन वाला इंस्ट्रूमेंट हो जैसे कि ड्रम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गई, या फिर कोई बटन प्रेस करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो, या हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, एंड उसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इससे ये समझ में आता है। और जब वो वाइब्रेशंस रुक जाते हैं, देखो कोई भी मोशन ज़्यादा देर तक अपने आप नहीं होता रहेगा, है ना। मान लेते हैं हमने तुमको एक सर्टेन क्वांटिटी का खाना खिलाया और तुमसे काम करवा रहे हैं, तो तुम क्या काम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे? क्या नहीं। जब तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम काम करना रोक दोगे। मान लेते एक बॉल है, आपने उसको ज़ोर से फेंका, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम होगी एंड बॉल अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी। तो वैसे ही जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर ब्लो करते हो या उसकी मेम्ब्रेन को हिट करते हो या फिर उसके स्ट्रिंग्स को प्लग करते हो तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ये वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड वाइब्रेशन भी बेसिकली एक प्रकार का मोशन है। ठीक है, वाइब्रेशन भी आप लोगों का क्या है, एक प्रकार का मोशन है ना। बराबर। देखो जैसे इस बुक में लिखा भी है कि क्लास 7 में आप लोगों ने वाइब्रेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे, आजू बाजू, इस तरीके के मोशन को हम लोग वाइब्रेशंस कहते हैं। पेपर में यहाँ से 1 मार्क का डिफाइन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन करिए वाइब्रेशंस को, तो आपको ये वाइब्रेशंस क्या है, डिफाइन करते आने चाहिए। तो जब भी कोई भी चीज़ को आप प्लग करते हो तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये वाइब्रेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं साउंड प्रोड्यूस होने के लिए। तो एक्चुअली में वाइब्रेशन क्योंकि एक मोशन है तो हमेशा कंटिन्यूसली ये मोशन होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन समय के बाद
ये मोशन अपने आप रुक जाएगा, है ना। तो जब ये मोशन रुक जाता है तो धीरे धीरे आवाज़ जो उस वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो आवाज़ भी क्या होने लगती है, बंद हो जाती है। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई चीज़ कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रही है, मान लेते हैं आप कंटिन्यूसली तबला बजा रहे हो, राइट, तो आपके तबला बजाने से बार बार वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड क्योंकि बार बार वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसीलिए आपको साउंड भी कंटिन्यूसली सुनाई आने आता है। बट अगर आप तबला बजाना रोक दो तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होना बंद हो गए। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होना बंद हो गए, इसका मतलब वहाँ पे साउंड का प्रोड्यूस होना या साउंड का सुनाई देना ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो एक्टिविटी 13.1 एंड एक्टिविटी 13.2 हमें ये शिक्षा देती हैं कि वाइब्रेशंस तभी, मतलब जब आप प्रोड्यूस करते हो तब आपको साउंड सुनाई देता है। मतलब साउंड के सुनाई देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइब्रेशंस। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। क्या है भैया, अब आगे आते हैं एक्टिविटी 13.3 में। एक्टिविटी 13, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक्टिविटी 13.3 जो है आपकी किताब में बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है, आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हो, बहुत ही प्यारी। जैसे जब हमारे इंडिया में पहली बार कोरोना आया था तो आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सब लोग इस समय, इस तारीख को अपने अपने घरों से बाहर निकलना और थाली बजाना, सच दैट कि कोरोना के प्रति एक जंग है वगैरह वगैरह, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। कई लोग निकले थे, खैर कुछ लोग नहीं भी निकले थे मेरे जैसे। तो ऐसे केस में आप एक काम करिए, अपने घर में एक थाली लीजिए, थाली, प्लेट, कोशिश करना एक ऐसी प्लेट लेना जो एकदम समतल नहीं हो, मतलब अगर आप उसमें पानी डालो तो पानी उसमें ठहरना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी फ्लो होके बाहर आ जा रहा है। तो आप लोगों ने एक थाली ली, आपने इस तरीके से थाली ली, ठीक है। ये थाली आप लोगों की कैसी है, एम्प्टी है, ये थाली आप लोगों की कैसी है, खाली है, ठीक है। अच्छा, नहीं मिला उन लोगों को, कोई सीनियर आ रहा है वो बताएंगे उनको नहीं। अच्छा, उसके बाद पूछ के नहीं आते, होता क्या पूरा कहाँ से क्या करना है, बोतल खाली कर दी है, उन्होंने भरी नहीं होगी शायद, तो अभी उनको ना एड्रेस नहीं मिला जहाँ लगा हुआ है, मालूम ही नहीं उनको कुछ। हम प्रिपेयर्ड आ गए उठ के, बोला हमको एड्रेस दे दो, हम ढूंढ लेंगे। ढूंढ रहे हैं वो, कोई सीनियर है ना वो बताएगा वो। तो यहीं से ही भाग तो नहीं जाएंगे। एक लड़का तो उसका यहीं बैठा है, भाग गया तो भाग गया, अपन में कौन से पैसे। ठीक है, तू बैठ, मैं जा रही हूँ ऊपर फिर। देख के आना चाहिए था ना कौन से घर में लगा, प्लॉट नंबर लिख के लाना था। तो एड्रेस मांगे क्यों नहीं उनसे फोन पे? पता नहीं उसकी क्या बात हुई, यहाँ तो लगाया उनको फोन तो उठाया नहीं उसने, 2-3 जगह लगाया अपने सीनियर को, हाँ। किसी ने उठाया नहीं, सब बिजी आ रहे हैं, इनके जा रहे, फिर दोनों जन गए, 3 आए 2 गए, जब देख के आते नेटवर्क कहाँ से देखने गए, उनको मिला नहीं, अपनी फोन लगाया। अब सीनियर आ रहा है, वो किसी को बुलाया, वो आएगा, वो कुछ बताएगा, बाहर तो मेरे साथ अरे भाई लगा दो। बाऊ मैं ऊपर जा रहा हूँ, तू चल रही है क्या? नाम नहीं, वो अंकित के लिए रोता बैठेगा, नहीं बैठे। बुगी मैन आ गया, मैं ऊपर आ गया। तो बुगी के अंदर आने के बाद क्या हुआ है? और तीनों चले गए? हाँ, फोन कर देना हो जाए तो, अंकित के नंबर पे करना। हाँ ठीक है,
एक आप खाली थाली लेना और आप एक ऐसी उसी के सेम शेप, सेम साइज़, सेम डायमेंशन की एक दूसरी थाली लेना। बट इस बार ये करना कि आप उस थाली के अंदर में सेकेंड टाइम पानी भर देना। ठीक है, आपने इस तरीके से फिर क्या करना, एक चम्मच लेना और चम्मच से ये जो थाली का कॉर्नर वाला पार्ट है, इस कॉर्नर वाले पार्ट को पीटना इन द सेंस एकदम ज़ोर ज़ोर से नहीं, पता चले तुम लोगों का पिटना शुरू हो जाए मम्मी के द्वारा या पापा के द्वारा, है ना। कम चार्ज प्रेशर के साथ थोड़ा थोड़ा उसके एजेस को स्ट्राइक करना। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप पहली बार थाली को पीटे, है ना, जिसमें पानी नहीं था, तब आप लोगों को क्या सुनाई दिया, राइट। अच्छा, और सेकेंड टाइम जब आपने उसमें पानी भर दिए, तो पानी भर देने के बाद अब आप जब उसको चम्मच से पीट रहे हो, तो चम्मच से पीटने के दौरान अब आपको क्या आवाज़ सुनाई दी, क्या आपको कोई साउंड सुनाई दिया। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जब इसे प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल करने पर आपको एक्चुअल में फील होगा। क्या फील होगा कि जैसे ही आपने चम्मच से उस थाली को पीटा, इमीडिएटली तुरंत अपनी जो फिंगर्स है, अपनी फिंगर्स को यहाँ पे टच करो और यहाँ पे फिंगर्स को टच करो और पानी के अंदर और अपनी आँखों से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। तो आप ये देखते हो कि यार जब मैं उस थाली को टच कर रहा हूँ, है ना, जब आपने उस थाली को टच करके देखा तो आपने ये देखा कि यार थाली में कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए और आपकी फिंगर्स उस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को क्या कर पा रही हैं, फील कर पा रही हैं। आपकी फिंगर्स उस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को क्या कर पा रही हैं, फील कर रही हैं। डन, उसके वाइब्रेशंस को क्या कर रही हैं, वो फील कर सकती है। और पानी में आपने ये देखा कि छोटे छोटे वेव्स तैयार हुए, ऐसे गोले गोले वेव्स तैयार हो रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग बैठे रहते हैं नदी किनारे और या फिर तालाब किनारे और हम पत्थर को लेके पानी में डालते हैं, तो पत्थर में आपने देखा होगा किस तरीके से वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, गोल 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 गोल, है ना। एक पैटर्न क्रिएट होने लगता है हम लोगों के पानी के अंदर, राइट। तो एक्चुअली में उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे जो पानी है, उस पानी के अंदर इसी तरीके का क्या हो चुका है, एक पैटर्न तैयार हुआ है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपसे आगे ये बोला जा रहा है कि आपको थाली में वो वाइब्रेशंस क्यों फील हुए, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि जब आपने थाली को स्ट्राइक किया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो थाली है, वो वाइब्रेट करी। ठीक है, आपकी थाली में क्या हुए, वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, है ना। अच्छा, और उन वाइब्रेशंस की वजह से जो पानी उस थाली के कांटेक्ट में था, राइट, उस थाली में वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, है ना। अच्छा, और जब उस थाली में वाइब्रेशंस क्रिएट हुए इस पानी में, तो वही पानी के वाइब्रेशंस हम लोगों को बहुत ही आसानी से दिखने लगे, ऑब्ज़र्व होने लगे, विजिबल होने लगे, राइट। लेकिन हमने चम्मच की मदद से इतने धीरे से उस थाली को स्ट्राइक किया था कि ज़्यादा तेज वाइब्रेशंस वहाँ पे, उतने ज़्यादा तेज वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तेज वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हुए, इसीलिए पानी में हम लोगों को बहुत कम वेव्स दिख रही है। अगर आप और धीरे से चम्मच मारोगे तो हो सकता है कि आपको वेव दिखे भी ना, ये भी एक केस हो सकता है। लेकिन सोचो, इतना धीरे से आपने उसको हिट किया था कि आपके धीरे से हिट करने की वजह से आपको वो वाइब्रेशंस नहीं दिखे। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से हिट करते हो, बहुत ताकत लगा के अगर आप हिट करते हो, तो हो सकता है भी आपको और ज़्यादा वाइब्रेशंस देखने को मिले। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ थी आपके इस एक्टिविटी से रिलेटेड, जो अगेन इस बात को प्रूव करती है कि भैया आप लोगों के क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस नेसेसरी होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड उन वाइब्रेशंस
को हम फील कर सकते हैं अगर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टच करें तो, या फिर अगर हम उसमें पानी भर दें तो उन वेव्स का जो पैटर्न क्रिएट होगा, उन वेव्स के पैटर्न को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे आप लोगों के वाइब्रेशंस हैं करके। ठीक है, बस ऐसे ही आप लोगों को और भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक एक करके हम इन एक्टिविटीज़ तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज यहाँ तक हम लोगों को पढ़कर इस चीज़ को ओवर करना है। एक्टिविटी 13.4 की तरफ मूव करते हैं। एक्टिविटी 13.4 में उन्होंने खुद ही यार घर पर, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने देखो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक तारा। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे वायलिन होता है, सितार होता है, गिटार होता है, वीणा होती है, वैसे ही ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने खुद अपने हाथों से घर पर बनाया है, जिसका नाम है एक तारा। उन्होंने कोकोनट शेल लिया। जब हम लोग नारियल वगैरह को फोड़ते हैं तो नारियल का जो छिलका निकलता है ना, उसको लिया है ना, उस नारियल के छिलके को लिया, एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें तार अटैच करी और ऐसा अपना एक कस्टमाइज्ड एक तारा उन्होंने खुद बना लिया। डन, ओके, ठीक है, ओके। अब उन्होंने क्या बोला कि आप इस इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस करो। तो आपने इन इंस्ट्रूमेंट को चलाना शुरू किया और आपको उन्होंने ये पूछा कि इस इंस्ट्रूमेंट के कौन से पार्ट को हिट करने से या कौन से पार्ट को यूज़ करने से हम लोगों का साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपने बोला कि अच्छा मैडम, यहाँ पे जब हम लोग उस इकतारा की वायर को हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, अपने इस एक दूसरे वायर को, इस दूसरी स्ट्रिंग को, तब वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तब वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पूछी है कि प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेटिंग साउंड को क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग, इस पर्टिकुलर चीज़ का उपयोग किया गया। एंड ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं और उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने बोला है कि आप एक लिस्ट बनाइए और लिखिए कि किस प्रकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पार्ट यूज़ होता है। जैसे वीणा, उसमें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का उपयोग होता है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, देखो सिर्फ स्ट्रिंग लिखना सही नहीं होगा, इसके आगे मुझे स्ट्रेच्ड वर्ड भी लिखना चाहिए। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का मतलब आप लोगों की जो तार है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में टाइट होनी चाहिए। अगर वो स्लैक कर रही है, जैसे हम लोग कभी पतंग को उड़ाते हैं तो ढील देके उड़ाते हैं ना, वैसी ढीली मांझा जैसा नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट होनी चाहिए, तो ही आवाज़ क्रिएट होगी। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने फिर लिखा है तबला। तबले में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, जो मेम्ब्रेन का मतलब जो उसकी सरफेस होती है तबले की, उसको जब हम ठोकते हैं तब आवाज़ क्रिएट होती है। फ्लूट यानी कि बांसुरी, इसमें हवा के लिए देखना छोटे छोटे गड्ढे बने हुए होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एयर कॉलम। एयर कॉलम को आप यहाँ पे यूज़ करते हो आवाज़ क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही उन्होंने और भी लिस्ट बनाने को कही है कि ऐसे आप अपने डे टू डे लाइफ में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बनाइए। ठीक है, और उन इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बनाकर यहाँ पे लिखिए कि किस में क्या वाइब्रेटिंग पार्ट है। तो जैसे अगर कोई मुझे बोलेगा गिटार, राइट, तो गिटार के अंदर क्या यूज़ होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यूज़ होती है ना। अच्छा, बराबर, ठीक है। कोई मुझसे पूछेगा ढोलक, अब उम्मीद मैं करती हूँ कि ढोलक आपको पता हो, तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का वहाँ पे प्रयोग होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ और लिखना है, जैसे एक होता है आपका ड्रम, है ना, ड्रम्स को बजाते हैं तो ड्रम्स में भी आपका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, राइट। अच्छा, ठीक है, ओके। और उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम लोगों के डे टू डे लाइफ में। हमारे दिखना घरों में मंजीरा होता है, मंजीरा, ठीक है, उस मंजीरे को हम लोग बजाते हैं। मंजीरा, जैसे कहीं पर अगर भजन कीर्तन हो रहे हैं, कोई आरती वगैरह हो रही है ना, तो उस पर्टिकुलर आरती में ऐसी दो सरफेसेस होती हैं, ये देखो ऐसी सरफेसेस होती हैं, मेटल का बना हुआ होता है। उन दोनों गोल गोल पार्ट को हम ज़ोर ज़ोर से हिट करते हैं तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है।
मंदिरों में घंटी का प्रयोग किया जाता है। घंटी ऐसा बेल के जैसा दिखता है, राइट, बीच में ऐसा छोटा सा टंगा हुआ होता है। जब आप इसको ऐसे जोर जोर से हिलाते हो तो ये वाली सरफेस इस वाली सरफेस से टकराती है, और क्योंकि ये वाली सरफेस उस वाली सरफेस से टकराती है, इस वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना। और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि माउथ ऑर्गन। अब माउथ ऑर्गन का मतलब मैं तुमको कैसे बताऊं। कई मूवीज़ में तुमने देखा होगा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का, ये ऐसा दिखता है। इसको लोग अपने हाथों से पकड़ कर अपने होठों में दबाकर फू 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 बजाते रहते हैं। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, राइट। तो ये भी एयर कॉलम की वजह से बजता है, राइट। या फिर हम लोगों के इंडियन म्यूज़िक में शहनाई का बहुत प्रयोग किया जाता है। पहले शादियों में या किसी भी अच्छे त्यौहार में शहनाइयाँ बजती थी। आजकल तो खैर डीजे ने ज़माने को रिप्लेस कर लिया है, बट वो शहनाई वो भी एयर कॉलम वाला रहता है ना। तो ऐसे आपको अलग अलग वहाँ पे लिस्ट बनानी थी। मैंने अपने कुछ जाने पहचाने पसंदीदा जो मेरे ध्यान में रहने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, मैंने उनकी लिस्ट बनाई और तुम लोगों को बताया। अच्छा खैर देखो, मंजीरा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। मंजीरा को इंग्लिश भाषा में कहा जाता है किम्बल्स, है ना। अच्छा, और एक यहाँ पे लिखा है द घटम, और एक लिखा है नोट जिसको हम लोग कहते हैं मड पॉट्स, और लिखा है कर्टल। ये एक्चुअली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जो देश के अलग अलग कोनों में बोले जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में मंजीरे, ये वाला जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, इसीलिए मुझको पता था, राइट। अच्छा, वैसे ही हो सकता है इंडिया के किसी और कोने में कोई दूसरे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को प्रयोग में लाया जाता हो, तो उनके नाम यहाँ दिए हैं, है ना। अच्छा, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना तो एयर कॉलम से चलते हैं, ना ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में चलते हैं। ये मैंने क्या बताया, जब इन्हें पीटा जाता है ना, जब इनकी एक सरफेस को एक सरफेस से ठोका जाता है तब एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे ही और भी इंस्ट्रूमेंट्स के आप नाम बताइए। जैसे देखो यहाँ पे घातम, आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है। इसमें वो मटकी को बेसिकली हिट करते हैं और उससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। मंजीरा, इसकी इमेज दी है। पेपर में क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से दो इंस्ट्रूमेंट की आपको इमेज दी जाए और आपको पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करिए ये कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है ना। खैर, तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम लोग हमारे डिस्कशन को टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे ओवर करते हैं। इसके आगे कल हम लोग एक्टिविटी 13.5 से चीज़ों को शुरू करेंगे, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन रहेगा, और फिर हम लोग साउंड ह्यूमंस किस तरीके से